तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 181 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। आज के प्रश्न बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो सोच समझ कर आंसर करिएगा। पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है? पल्लव, युगांत, गुंजन या फिर वीणा? इनमें से आंसर करिए, कौन सी रचना ऐसी है जो पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है। चारों विकल्पों में से आपको आंसर करना है कि पंत जी की प्रगतिवादी रचना कौन सी है। और देखिए, प्रगतिवाद को हम मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं। मार्क्सवाद के नाम से भी प्रगतिवाद को जाना जाता है। और जो पंत जी हैं वो प्रगतिवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं। यानी प्रगतिवाद का जनक अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता कि प्रगतिवाद के जनक कौन है, तो आपका उत्तर होता सुमित्रानंदन पंत जी। ये प्रगतिवाद के जनक माने जाते हैं। और प्रगतिवाद को मैंने बताया कि एक अन्य नाम मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, युगांत बिल्कुल सही है, प्रगतिवादी रचना है, पंत जी की प्रगतिवादी रचना है युगांत। इसके अलावा भी नोट कर लीजिए, युगवाणी भी प्रगतिवादी रचना है। युगवाणी भी आप नोट करके रखेंगे, युगवाणी भी प्रगतिवादी रचना है। और इसके अलावा ग्राम्या भी पंत जी की एक प्रगतिवादी रचना है। तो तीन रचनाएं, युगांत आपको विकल्प में मिल गई, विकल्प बी बिल्कुल सही है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इनको आप लोग जरूर से नोट डाउन करके रखिएगा, तीनों ही रचनाओं को। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये तीनों रचनाएं पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और प्रगतिवाद को एक अन्य नाम मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। और पंत जी को प्रगतिवाद का जनक माना जाता है। आगे बढ़ेगा, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आंसर करिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है उनको? तो पंत जी को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो इनको लोकायतन के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है लोकायतन के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सोवियत भूमि पुरस्कार लोकायतन के लिए। और चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा के लिए मिला है। और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार मिला है। तो ये तीनों ही पुरस्कार जो पंत जी को उनकी रचनाओं के लिए मिले हैं, इनको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। सारे के सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अभी आगे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी पूछा जाएगा और पेपर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है पेपर में इस बार ये पूछ ले कि लोकायतन के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। तो लोकायतन के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार पंत जी को प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। विकल्प बी बिल्कुल 183 नंबर के लिए विकल्प बी एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? ये पूछा गया है कि स्वर्ण किरण जो है वो किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है, ये आपको आंसर करना है स्वर्ण किरण के लिए। आंसर करने के साथ साथ थोड़ा सा संशोधन यहाँ विकल्प सी में आपको करना है। जो ये लिखा हुआ है इसको आपको काट कर विकल्प सी हम लिखे दे रहे हैं, उसको ध्यान में देना है। यहां पर विकल्प सी जो है वो है अनिश्चेतनावादी, अनिश्चेतनावाद। ये आपका विकल्प सी है, अनिश्चेतनावाद है विकल्प सी। तो देखिए, प्रगतिवादी रचनाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो पहला प्रश्न था वहां पर प्रगतिवादी रचना पूछी गई थी। मैंने बताया था कि युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये तीन रचनाएं हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये तीनों रचनाएं जो हैं वो पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। युगवाणी और ग्राम्या ये तीन रचनाएं पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो इन तीनों को आप नोट करके रख लीजिएगा प्रगतिवादी रचनाओं के नाम से। जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प सी, अनिश्चेतनावादी। जो पहले विकल्प सी लिखा था उस पर ध्यान मत दीजिए।
ये जो हमने विकल्प सी अब बनाया है प्रश्न नंबर 184 का, वही आपका सही आंसर है। जो स्वर्ण किरण है वह अनिश्चेतनावादी रचना है। अनिश्चेतनावाद को अरविंद दर्शनवाद के नाम से भी जाना जाता है। और स्वर्ण किरण के अलावा युगपथ और स्वर्ण दर्शन, दो रचनाएं ये भी आपके अनिश्चेतनावाद से संबंधित हैं। और नव मानवतावादी रचनाएं जो हैं उनको भी नोट कर लीजिए, वो हैं उत्तरा, अतिमा और कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद ये रचनाएं तीनों आपकी काफी टफ है, थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। उत्तरा, अतिमा और कला और बूढ़ा चांद ये तीन रचनाएं, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, ये तीन रचनाएं जो है वो नव मानवतावाद की रचनाएं हैं। और स्वर्ण किरण, युगपथ और स्वर्ण दर्शन ये तीनों रचनाएं अनिश्चेतनावाद की रचनाएं हैं। और अनिश्चेतनावाद को अरविंद दर्शन के नाम से जाना जाता है। अनिश्चेतनावाद को अरविंद दर्शन के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रख के चलेंगे। अरविंद दर्शन जो थे, इन्होंने हिंदी के जो मतलब अरविंद दर्शन क्यों कहा जाता है अनिश्चेतनावाद को, तो अरविंद दर्शन इसलिए अनिश्चेतनावाद को कहा जाता है क्योंकि अरविंद जी जो थे, जो महर्षि अरविंद थे, उन्होंने भारतीय शिक्षा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनसे प्रभावित होकर उनके जो नियम कानून थे, उनका जो दर्शन था, उससे प्रभावित होकर जब पंत जी ने रचनाएं लिखी तो उसको अनिश्चेतनावाद या अरविंद दर्शन की रचनाएं कहा गया। और स्वर्ण किरण, स्वर्ण दर्शन और युगपथ ये तीनों ही रचनाएं अनिश्चेतनावाद से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर है। तो नव मानवतावाद की तीन रचनाएं हैं आपकी, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद। प्रगतिवाद की तीन रचनाएं हैं, युगांत, युगबाणी और ग्राम्या। और अनिश्चेतनावाद की भी तीन रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दर्शन और युगपथ। क्लियर है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 184 का विकल्प सी अनिश्चेतनावाद बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा टफ था लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ विकल्प सी में अनिश्चेतनावाद है। क्या है? अनिश्चेतनावाद है आपके विकल्प सी में। ये विकल्प सी गलत है और आपका किताब में, बुक में जो आंसर है वो विकल्प डी दिया गया है, जो कि भी गलत दिया गया है। किताब में भी आपको गलत मिलेगा, इसलिए इसको सही कर लीजिएगा। विकल्प डी आपका आंसर नहीं है, विकल्प सी आपका आंसर है, अनिश्चेतनावाद। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति की रचना किसने की है? सरोज स्मृति की रचना, चलिए थोड़ा स्पीड में अब आंसर करेंगे। जो सरोज स्मृति है वो निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर प्रश्न नंबर 185 का सही आंसर हो जाएगा, निराला जी की रचना है सरोज स्मृति। चलिए अगला प्रश्न है, छायावादी कवि कौन से हैं? तो आसान सा प्रश्न है, आंसर कर दीजिए। छायावादी कवि पूछा गया है आपसे प्रश्न नंबर 186 के लिए। तो कई बार हमने आपको इस बारे में बताया है कि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा आपके छायावादी युग के चार स्तंभ हैं। तो देखिए, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, क्या इनमें से कोई मिल रहा है? तो बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद के बाद आते हैं पंत जी, तो पंत जी से हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जो कि छायावादी युग के कवि हैं। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? चलिए आंसर करिए। बिल्कुल प्रश्न नंबर 187 का विकल्प ए चिदम्बरा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चिदम्बरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैंने पहले बताया, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये तीनों ही पुरस्कार याद रखिए, वीणा के लिए मत याद रखिए। लोकायतन पर सोवियत भूमि, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाकी फिलहाल आपका प्रश्न नंबर 187 का सही आंसर हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा के लिए। विकल्प ए बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? जो अरिमा है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नहीं है। बाकी शेष उच्छ्वास भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, उत्तरा भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है और ग्राम्या भी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। ये तीनों ही रचनाएं प्रश्न नंबर 188 की आपकी जो तीन रचनाएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, जबकि जो अरिमा जो है वो निराला जी की रचना है, पंत जी की रचना नहीं है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? अच्छा प्रश्न है, आंसर करिए, सरल प्रश्न है। साकेत महाकाव्य के रचयिता, जल्दी से आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 189 के लिए सभी लोग। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। विकल्प डी एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 189 का विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त एकदम सही आंसर है। हरिऔध जी का जन्मस्थल, प्रश्न नंबर 190 के लिए आंसर करिए। फिलहाल प्रश्न नंबर 190 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी निजामाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? ये आंसर करना है। प्रश्न नंबर 191 के लिए आंसर करिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस युग के कवि हैं? तो देखिए वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कई बार हमने आपको बताया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को तीनों युगों में, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, तीनों युगों में रचनाएं करने का गौरव प्राप्त है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलरली बात करें कि किस युग के कवि रहे हैं, तो ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। प्रतिनिधि मतलब जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, अग्रणी रहे हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में से रहे हैं, इसलिए इनका सर्वाधिक योगदान हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। और इस प्रकार का कभी भी कोई प्रश्न आए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी से संबंधित युग की अगर बात करें और युग में अगर आपको द्विवेदी युग मिल रहा है तो आपको द्विवेदी युग ही लगाना है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। प्रश्न नंबर 191 का विकल्प सी ही सभी लोग लगा कर आएंगे। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ये आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 192 के लिए जो आपके विकल्प हैं उनके हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल विकल्प बी भारत भारती होगा, क्योंकि इन विकल्पों में आपको रंग में भंग नहीं दिया गया है। एक रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की रंग में भंग, रंग में भंग क्योंकि आपको नहीं दिया गया है, इसलिए आपका उत्तर बिल्कुल चारों विकल्पों के हिसाब से भारत भारती एकदम सही है। लेकिन जो सबसे पहला काव्य संग्रह था मैथिली शरण गुप्त जी का, उसका नाम था रंग में भंग। क्लियर है? एक शॉर्ट प्रश्न पूछा जाए, अगर आपका अति लघु प्रश्न पूछा जाए जिसमें आपको आंसर करना है कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो रंग में भंग याद करके चलेंगे। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके चलेंगे, ये भी नोट करके रखिए और भारत भारती भी नोट करके रखिए। तो मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह, प्रश्न के हिसाब से आपका उत्तर होगा भारत भारती, क्योंकि विकल्पों में कहीं पर भी रंग में भंग नहीं दिया गया है। रंग में भंग को भी याद करके चलेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग। क्लियर है? रंग में भंग जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है, इसको भी नोट करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? तो आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 193 में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। तो देखिए पारिजात जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, तो उसको याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम विकल्पों की बात करें तो देखिए प्रिय प्रवास जो है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी इसको माना जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लोकायतन, लोकायतन पर अभी हमने चर्चा की है कि पंत जी की रचना है और इस पर उनको सोवियत भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लोकायतन के लिए सोवियत भूमि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अब बची जो रचना है वो है साकेत, और साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम सही है, सरल है, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं था ये वाला। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी हो जाएगी? विकल्प बी साकेत आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। तो किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है? तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देंगे तो आप नाम से भी समझ सकते हैं कि किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। और बिल्कुल नाम से भी आप समझ सकते हैं कि भारत भारती जो रचना है, प्रश्न नंबर 194 का विकल्प नंबर का भारत भारती, बिल्कुल भारत भारती आपको राष्ट्र प्रेम जैसा नाम भी देखने को मिलता है। भारत हमारा देश है तो उससे संबंधित नाम भी है, तो राष्ट्र प्रेम की भावना। अगर विकल्पों में आपको तुक्का भी मारना है और समझकर आंसर भी करना है तो ज्यादातर लोग आंसर भारत भारती ही करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, बिल्कुल। और ये सभी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंचवटी, जयद्रथ वध, ये तीनों ही रचनाएं, चारों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है।
भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न नंबर 195 के लिए आंसर करेंगे। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? ये भी आसान सा प्रश्न है। अगर आपको इनके लेखक पता है तो आप उसके आधार पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कौन से लेखक द्विवेदी युग से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 195 के लिए आंसर करिए। प्रिय प्रवास, भारत भारती, साकेत या फिर आंसू, आंसर करिएगा। कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि द्विवेदी युग के कौन कौन से कवि हैं और इनके रचनाकार कौन है, यानी कि जो आपके विकल्प दिए गए हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि रहे हैं, तो ये द्विवेदी युग की रचना है, तो ये आपका विकल्प नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। साथ ही साथ साकेत जो है उसके लेखक भी मैथिली शरण गुप्त जी हैं और वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर विकल्प सी आंसू, आंसू के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक कवि हैं, छायावादी युग के लेखक हैं, तो विकल्प सी जो है वह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। यहां पर नहीं पूछा गया था, तो विकल्प सी आंसू जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू द्विवेदी युग की रचना नहीं है, क्योंकि आंसू के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी और वह छायावादी युग से संबंधित हैं। विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 196 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। साकेत की नायिका कौन है? विकल्प बी उर्मिला एकदम सही है। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला, और यहां पर जो साकेत रचना है उसमें लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के वियोग की कहानी है। क्या है? वियोग की कहानी है लक्ष्मण जी के और उर्मिला जी के। जब राम जी को वनवास का आदेश हो जाता है तो वहां पर लक्ष्मण की मतलब साथ में, क्योंकि लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं वनवास के बाद, तो वहां पर अयोध्या के लोगों के रोने की कथा है और उनके वन जाने की कथा है, और लास्ट में जो है जब लक्ष्मण जी और उर्मिला जी एक दूसरे से अलग होते हैं, लक्ष्मण जी वन की ओर जाते हैं श्री राम भगवान के साथ, और उर्मिला जी अयोध्या में ही उनका मतलब इंतजार कह सकते हैं, या उनसे उनका वियोग, बिछड़ने की जो समय है वो उनका बिछड़ना है, वो दिखाया गया है जो आपकी साकेत रचना है उसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो क्लियर है, उर्मिला जी की वियोग की कथा का वर्णन है, इसकी नायिका है उर्मिला जी, और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि नायक है लक्ष्मण जी। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? बिल्कुल, तो फिलहाल आंसर देख लेते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? प्रश्न नंबर 197 का बिल्कुल उर्वशी के लिए। प्रश्न नंबर 197 का सही आंसर हो जाएगा उर्वशी के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ये आपको आंसर करना है। तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी में कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, पंत जी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, अभी हमने आज ही चर्चा की है, पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अभी पिछले ही प्रश्न में हमने चर्चा की है कि दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब जो नई चीज है जानने के लिए वो ये है कि महादेवी वर्मा जी को उनकी रचना यामा के लिए, कौन सी रचना के लिए? यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो तीनों लेखकों को, पंत जी को, दिनकर जी को और महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पंत जी को चिदम्बरा के लिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सारे की सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दिनकर जी को उर्वशी के लिए और महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो विकल्प बी जो है आपका, मैथिली शरण गुप्त जी को किसी भी रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 198 का विकल्प नंबर बी, जितने भी लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं एकदम सही है। प्रश्न नंबर 198 का विकल्प बी सही हो जाएगा। द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, द्विवेदी युग की कृति कौन सी है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर रचनाओं की बात करें तो जो रचना आपकी द्विवेदी युग से संबंधित होगी वो होगी द्वापर। क्यों? क्योंकि द्वापर के जो लेखक हैं वो आप सभी लोग जानते हैं कि द्वापर के लेखक हैं आपके मैथिली शरण गुप्त जी।
द्वापर के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त जी, अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल हम अन्य रचनाओं की भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो आपका आंसर है वो विकल्प बी हो जाएगा, द्वापर। द्वापर के लेखक है मैथिली शरण गुप्त जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है द्वापर, मैथिली शरण गुप्त इनके लेखक हैं और मैथिली शरण गुप्त जी आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। बाकी रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भग्नदूत रचना के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कौन है? भग्नदूत के लेखक हैं अज्ञेय जी। और रसवंती के लिए आप लोग जानते हैं, रसवंती के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। और चित्राधार के जो लेखक हैं, चित्राधार के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो ये तीनों रचनाएं भी आप नोट करके रख लीजिए, किसके लेखक कौन है। चित्राधार के जयशंकर प्रसाद जी हैं, भग्नदूत के अज्ञेय जी हैं, रसवंती के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और द्वापर जो आपका है वो आंसर हो जाएगा विकल्प बी, द्वापर के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो क्लियर है, देखिए, प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है और यह द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग का महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग से संबंधित हैं। द्वापर के बारे में भी अभी हमने चर्चा की है, द्वापर भी मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और ये द्विवेदी युग से संबंधित है। लेकिन जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग से संबंधित हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 200 का प्रश्न नंबर 200 का विकल्प सी, विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा।